love me or hate me, but think about me or remember me. મને પ્રેમ કરો કે તિરસ્કારો, પણ મારા વિશે વિચારો, મને ધ્યાનમાં રાખો. ऑस्टियोपोरोसिस. सो ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस हम लोगों में देखते हैं, जितने लोगों को क्लिनिक में हम देखते हैं, उनका इलाज करते हैं, ये टिप ऑफ आइसबर्ग जैसा होता है. बहुत कम लोग होते हैं जो डॉक्टर के पास आते हैं क्लिनिक में, उनका इन्वेस्टिगेशंस होता है और डायग्नोसिस होता है, उसके बाद उनका इलाज किया जाता है. लेकिन बहुत लोग समाज में और सबके फैमिली में ऐसे हैं जो अंदर छुपे हुए हैं. मतलब उनका बीमारी का कोई कारण, ऐसे सिम्टम्स नहीं होते हैं, कोई लक्षण, तो उनका जानकारी उनको पता नहीं होता है कि उनके अंदर, शरीर के अंदर भी ऑस्टियोपोरोसिस जो है उसका प्रोसेस चल रहा है. तो ये माना जाता है कि करीब 20 करोड़ लोगों में ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरा दुनिया में, वो ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी कंटिन्यू चलता रहता है. और हर 3 महिलाओं में 1 महिला और हर 5 पुरुषों में 1 पुरुष में ये ऑस्टियोपोरोसिस का फ्रैक्चर होने की संभावना रहता है. और जैसे हम भारत में, देश में मान के चले कि एक स्टडी में ये बताया गया है कि ऑस्टियोपोरोसिस और ऑस्टियोपेनिया जो बीमारी है, ये कुछ कम उम्र में ही शुरू होता है भारतीय लोगों में. और एक स्टडी में ये भी बताया गया है कि ये पुरुषों में करीब 25% और महिलाओं में करीब 42% तक ये बीमारी का होने का संभावना है भारत देश में. ये जो ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी है, ये एक दीमक की जैसे है. जैसे चोर जैसे धीरे से घुस जाते हैं घर में, ऐसे दीमक के जैसे धीरे धीरे हड्डी में चलता रहता है. और ये पता नहीं चलता है कि हमें किस उम्र में ये शुरू हो गया है, कब शुरू हो रहा है. लेकिन हड्डी का जो है, इनका कोई लक्षण नहीं होते हैं, सिम्टम्स नहीं होते हैं, तो दिन नित्य का जो काम करना होता है वो तो सब हर कोई कर लेते हैं. लेकिन अंदर से हड्डी जो है कमजोर बनता जाता है. और कभी कभी हल्की सी स्लिप होके गिरने पर, और जो जहाँ पे चोट नहीं लगा है, फिर भी बिस्तर से उठते वक्त और बिस्तर पे लेटते वक्त भी हड्डी की टूटने की चांस होता है. और कुर्सी से उठते वक्त और बैठते वक्त रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर होने की संभावना होती है. और एक बार ये फ्रैक्चर हो गए तो इसका इलाज करना भी बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 बीमारी हो जाते हैं. एक तो हड्डी कमजोर है, ऑस्टियोपोरोसिस अंदर से चल रहा है, और ऊपर से उसका फ्रैक्चर हो गया, तो दोनों का इलाज करना बहुत मुश्किल चीज होता है. और जो पैसे इसमें खर्च होते हैं वो भी जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है. अगर हम मान के चले कि साइंटिफिक डेफिनेशन इसका क्या है, तो ये माना जाता है कि ये हड्डियों का एक बीमारी है, पूरा शरीर के हर हड्डी में चलता है, जिसमें जो है हड्डी का जो घनत्व, बोन मिनरल डेंसिटी, जो हड्डी का घनत्व होता है उसमें कमी होता है. और जो बोन का जो माइक्रो आर्किटेक्चर, बिल्डिंग स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी कमजोरी आ जाती है. तो ये मेनली होता है जो ऑस्टियोब्लास्ट हमारे शरीर के अंदर जो हड्डी बनाते हैं, और ऑस्टियोक्लास्ट जो हड्डी को पिघला देते हैं, इन दोनों के बीच में समतोलना नहीं होता है. जबकि छोटे उम्र में ऑस्टियोब्लास्ट ज्यादा एक्टिव होते हैं तो हड्डी बहुत ज्यादा बनता है, तो बच्चों में हड्डी बहुत मजबूत होते हैं. लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाता है तो ऑस्टियोक्लास्ट ज्यादा काम करने लग जाते हैं और ऑस्टियोब्लास्ट कम काम करने लग जाते हैं. तो हड्डी का जो है नया हड्डी बनना कम हो जाता है, लेकिन हड्डी पिघलना जो है कंटिन्यू जारी रहता है, तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं. जो टाइप्स बताया गया है उसमें है प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस और सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस. प्राइमरी ऑस्टियोपोरोसिस में टाइप 1 है जो महिलाओं में देखा जाता है, और ये बहुत जल्दी करीब 40 से 45 साल से शुरू हो जाता है. मोस्ट ऑफ द टाइम 65 साल से पहले ही ये महिलाओं में शुरू हो जाता है. और टाइप 2 ऑस्टियोपोरोसिस जो हर कोई में होगा, 2 महिला और पुरुषों में, लेकिन ये जैसे जैसे उम्र के हिसाब से होता है. और सेकेंडरी ऑस्टियोपोरोसिस का जो है बहुत एक बड़ा लिस्ट है, जिसमें देख सकते हैं कि हर चीज है इसमें. लाइफस्टाइल चेंजेस, जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल होते हैं, ज्यादा चलते नहीं है, हाई साल्ट इंटेक, स्मोकिंग, अल्कोहल, इमोबिलाइजेशन, एक्सेसिव थिननेस, ज्यादा वेट रिडक्शन करना भी एक जो है कारण होता है, जिसमें जो है बीएमडी कम हो जाती है. और कैल्शियम की लो कैल्शियम इंटेक, inadequate physical activity and excess
विटामिन ए। इसके साथ में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, दूसरे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स है। ये सभी जो है मिलके कोई भी बीमारी इसमें से आएगा तो ये हड्डियों को कमजोर बना सकती है। ये एल्डरली पॉपुलेशन में ये बहुत जो विकलांगता, प्राण हानि और विकलांगता में ये कंट्रीब्यूट करता है। और जैसे जैसे हम मान के चलते हैं कि आजकल लोगों की जो है आयु बढ़ रहा है, तो उसके साथ में हमें ज्यादा लोग जो एल्डरली पीपल 65 और 70 साल के ऊपर वाले देखने को मिलेंगे। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी का इंसिडेंस भी जो है नंबर्स ज्यादा बढ़ते जाएंगे। और जो जैसे मैंने बोला, ये ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट का कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता है और आगे चल के जो ये मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम होने की संभावना है। और आजकल, पहले मेल ऑस्टियोपोरोसिस पुरुषों में ऐसा माना जाता था कि हड्डियां एकदम मजबूत रहते हैं, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। अभी पुरुषों का भी 65 साल के बाद हड्डियां कमजोर होने की संभावना है और उसको भी एक स्पेशल कंसिडरेशन दिया जा रहा है। और इसका ऑस्टियोपोरोसिस का कोई सिम्टम्स नहीं होते, कोई परेशानी नहीं होता है, तो इसका डायग्नोस करना बहुत मुश्किल होता है। और इसमें एक ही चीज है जो डायग्नोस करके बोल सकते हैं, वो है डेक्सा स्कैन। तो जो इस बीमारी के लक्षण होते हैं, ये फोटो आप देख सकते हैं। एक कपल का फोटो है जो पहले की कम उम्र में महिला और पुरुष का हाइट देखिए, और दूसरे फोटो, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता जाएगा तो आप देख सकते हैं कि महिला का हाइट में घटौती आ गया है। तो आजकल ये माना जाता है कि जैसे कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, रोज का काम कर रहे हैं, फिर भी ये परेशानी है, तो जो हाइट की घटौती जो है, ये जो एक चीज है हमें बताता है कि अंदर हड्डियों में ऑस्टियोपोरोसिस का बीमारी चल रहा है। तो जब इनके एक्सरे निकाले तो पता चला कि इनमें रीढ़ की हड्डियों में बहुत 2-4 हड्डियों दबी हुई थी, फ्रैक्चर हुआ था। तो ये जो है ये कारण होता है हाइट की घटने की। तो उनका जब स्कैनिंग करवाया गया तो डेक्सा स्कैन किए, बाकी सब ब्लड रिपोर्ट्स तो उनका नॉर्मल थे। जब डेक्सा स्कैन करवाया तो उनका टी स्कोर बहुत ही कम था और वो सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस में आ रहा था। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे रेड लाइन में जो है ये जो डॉट है रेड एरिया में यहाँ पे दिखाई दे रहा है उनका टी स्कोर। सो ये जो मेनली जैसे हमने बोला कि ऑस्टियोपोरोसिस के कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होते हैं, लेकिन हल्की सी गिरने पर, खड़े होने से नीचे गिरने पर, अब बिस्तर पे उठते वक्त, सोते वक्त ये फ्रैक्चर होने की संभावना रहता है। अगर ये एक बार रीढ़ की हड्डी में वर्टिब्रल फ्रैक्चर हुआ है तो उनको ये माना जाता है कि 5-fold इंक्रीज इन द सब्सिक्वेंट वर्टिब्रल फ्रैक्चर, तो दोबारा 5 गुना उनका हड्डी दोबारा टूटने का संभावना है। और 3 गुना जो है दूसरे हड्डी, जो कूल्हे की हड्डी और कलाई की हड्डी टूटते हैं, उनका टूटने की संभावना होती है। ये वर्टिब्रल इमेजिंग, जैसे हम एक्सरे और सीटी स्कैन लेते हैं, एमआरआई करवाते हैं, तो ये कब करवाना चाहिए वर्टिब्रल इमेजिंग, कोई सिम्टम्स है तो ये माना जाता है कि हिस्टोरिकल हाइट लॉस ऑफ मोर देन 4 सेंटीमीटर, अगर 4 सेंटीमीटर या 1.5 इंच से ज्यादा हाइट में कमी हो गई है, जो उनका पीक हाइट जब उनके 20 साल पे था, अभी वो 60 साल पे या 45 साल 50 साल पे 4 सेंटीमीटर से ज्यादा हाइट में कमी हो रही है, तो वो जाके एक बार टेस्ट करवा लेना चाहिए। और प्रोस्पेक्टिव हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, अगर पिछले हाइट कभी 1-2 साल पहले हाइट देखे थे, अभी की हाइट में 2 सेंटीमीटर से भी ज्यादा कमी है, तो वो लोग भी ये वर्टिब्रल इमेजिंग या एक्सरे या बीएमडी करके एक बार देखना चाहिए। और जो लोग कोई भी बीमारी, रिमेटॉइड आर्थराइटिस और कोई और जोड़ों की बीमारी की वजह से लॉन्ग टर्म ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टीरॉइड टैबलेट ले रहे हैं, उनको भी ये जरूरी बनता है कि एक बार ये टेस्ट करवा के देखें। बट स्पेसिफिकली कब हमें ये डेक्सा स्कैन या बीएमडी का देखना चाहिए? ये जब कमर दर्द, जनरलाइज्ड वीकनेस या हड्डियों में दर्द हो रहा है, ये सभी कारण से ये बीएमडी नहीं करवाना चाहिए। बीएमडी तो 3 चीजों के लिए किया जाता है। ये है मेनली की डायग्नोसिस, ऑस्टियोपोरोसिस का डायग्नोसिस करने के लिए, क्योंकि WHO का जो डेफिनेशन है उसमें बीएमडी करके टी स्कोर कैलकुलेट करना बहुत जरूरी है क्लासिफिकेशन के लिए। और असेसमेंट ऑफ द फ्रैक्चर रिस्क, जो प्रैक्स टूल है उसमें बीएमडी चाहिए, जो बोलता है कि आगे चल के 5 या 10 साल तक
कोई भी आदमी में फ्रैक्चर होने का कितना संभावना है। एंड टू मेजरमेंट ऑफ द बीएमडी चेंज, अगर पहले एक बार बीएमडी हुआ है, उनका ट्रीटमेंट पे हैं और 1 साल के बाद उनके बीएमडी में कितना चेंजेस आए हैं, कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, देखने के लिए भी ये जो है बीएमडी किया जा सकता है। ये फ्रैक्चर रिस्क असेसमेंट टूल है जो ऑनलाइन है। अगर आप गूगल में फ्रैक्स बोल के टाइप करेंगे तो अपने आप ये वेबसाइट में खुल जाएगा। उसमें आपको जाके यहाँ पे इंडिया का चुनेंगे तो इंडिया का फ्लैग आएगा, दिस इज फॉर इंडियन पॉपुलेशन, हमारे लोगों के लिए। और आगे चल के मैंने यहाँ पे हमारा जो स्तव्य में मशीन है, उस मशीन का नाम यहाँ पे स्पेसिफिक डिफरेंट नाम दिए गए हैं, उसमें होलोजिक, तो ये नाम सेलेक्ट करना है। और उसके बाद ये फ्यूमरल नेक का बीएमडी का जो ग्राम्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये वैल्यू ऐड यहाँ पे डाल के कैलकुलेट क्लिक करेंगे तो आपको कैलकुलेट करके आपको फ्रैक्चर रिस्क बता देगा कि आगे चल के आपको कितना फ्रैक्चर होने का किसी भी आदमी को उम्र के हिसाब से। तो इसमें रिस्क फैक्टर्स में आप देख सकते हैं कि मेनली एज, सेक्स, वेट और हाइट भी लिया गया है, और कोई प्रीवियस फ्रैक्चर है क्या आपके पास वो देखा जाएगा, और किसी भी उनके माता और पिता में कोई हड्डी टूटा हुआ था पहले कभी, हिप कूले की हड्डी, वो देखा जाता है, और करंट स्मोकिंग, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ट्रीटमेंट ले रहे हैं क्या, और रिमेटॉइड आर्थराइटिस है। तो ये सभी चीज है, इन चीजों के लिए भी बीएमडी बहुत जरूरी है। और कुछ चीज जहाँ पे बीएमडी कर सकते हैं उनका है कि क्लिनिकल रिस्क, जो हमने देखा जो फ्रैक्सी इसमें है ऑप्शंस, अगर कोई हाई रिस्क ऑप्शन ये है रिस्क फैक्टर है तो तभी हम करवा सकते हैं। या फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर आफ्टर द एज ऑफ 40 ईयर, 40 साल के बाद कोई हल्की सी गिरे हैं, फ्रेजिलिटी फ्रैक्चर उसको बोलते हैं, जो बिना मेजर ट्रॉमा के हिसाब से हल्की सी गिरने पर होती है, तब करवाना चाहिए। और दूसरा कोई मेडिकेशंस चल रहे हैं तब कर सकते हैं। और मेजर वेट लॉस है, अगर कोई 10% से भी ज्यादा बॉडी वेट रिडक्शन किए हैं एट द एज ऑफ 25 ईयर्स पे कितना था, अभी कितना है, अगर 10% से ज्यादा वेट रिडक्शन है तो वो भी ये बीएमडी स्कैन करवाना चाहिए। एंड पेरेंटल हिप फ्रैक्चर, अगर माता पिता का कभी भी हिप जॉइंट के आसपास में फेमरल नेक का या इंट्रोडक्टिव फ्रैक्चर हुआ है तो उनका भी जरूरी है कि एक बार ये बीएमडी करवा के देखें। ये बीएमडी मशीन का फोटो है जो स्तव्य हॉस्पिटल में है। अभी ये है जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑस्टियोपोरोसिस को क्लासिफाई करता है। तो इसमें आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन में लेफ्ट साइड में कि लिखा हुआ है कि नॉर्मल, लो बोन मास दैट इज ऑस्टियोपिनिया, ऑस्टियोपोरोसिस और एस्टैब्लिश्ड ऑस्टियोपोरोसिस। सो नॉर्मल जो होता है ये होता है जब टी स्कोर जो है ये -1 से -2.5 के बीच में होता है। तो लो बोन मास मतलब ऑस्टियोपोरोसिस एस्टैब्लिश नहीं हुआ है लेकिन बीएमडी में कमी आ रहा है, तो -1 एंड अबो इज नॉर्मल, -1 to -2.5 जो नेगेटिव में नीचे जा रहा है तो ये ऑस्टियोपिनिया बनता है। अगर -2.5 के नीचे टी स्कोर जाता है तो ये ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ये सीवियर या एस्टैब्लिश्ड ऑस्टियोपोरोसिस तब बोलते हैं जब पेशेंट का टी स्कोर ऑलरेडी -2.5 के नीचे है, हमें पता भी नहीं है कि कितने साल से वो था, लेकिन पेशेंट जब हमारे पास आता है तो एक फ्रैक्चर होने के बाद ही आता है। तो पेशेंट हमको प्रेजेंट्स विद फ्रैक्चर इज कॉल्ड एज सीवियर या एस्टैब्लिश्ड ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये जो बीएमडी का ग्राफ है इसमें हम देख सकते हैं 3 कलर हैं, ग्रीन, येलो और रेड। सो ग्रीन इंडिकेट्स नॉर्मल। तो ये जो व्हाइट डॉट है, अगर ये व्हाइट डॉट कहीं पे भी ग्रीन कलर में मिलेगा तो ये माना जाएगा कि ये नॉर्मल है। और जो येलो में है तो ये बॉर्डर लाइन है, एज ए वार्निंग साइन है ऑस्टियोपिनिया। और जो रेड में रहेगा नीचे यहाँ पे तो ये इसका मतलब है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है डायग्नोस हो चुका है WHO के हिसाब से। और ये 3 लाइन में जो बीच का लाइन है ये नॉर्मल है, ऊपर का लाइन ये 2 स्टैंडर्ड डिविएशन और ये नीचे का 2 स्टैंडर्ड डिविएशन मान के चलते हैं, जिसमें ऑलमोस्ट 95% ऑफ द पॉपुलेशन आ जाता है। आप देख सकते हैं कि 60 साल के बाद अगर यहाँ पे रेड ऑस्टियोपोरोसिस भी है तो ये नॉर्मल माना जाता है। जैसे उम्र के हिसाब से जो हमारा बीएमडी कम हो जाता है हमारा एक्टिविटी के हिसाब से, तो 60-65 साल के बाद
ऑस्टियोपोरोसिस तो होना ही है, लेकिन हमें इसका इलाज करना जरूरी है और हमें देखना है कि कोई फ्रैक्चर ना हो जाए इस टाइम पे। अगर फ्रैक्चर होगा तो उसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। सो ऑस्टियोपोरोसिस जो है ये प्रोग्रेसिव डिसीज है, मतलब चलता ही रहेगा। इसका करीबन इलाज करने के बाद भी ये रुकने वाला नहीं है। कभी आप देख सकते हैं कि नीचे का रीढ़ की हड्डी टूटा था, यहाँ पे सीमेंट डाल दिए हैं, लेकिन उसके ऊपर वाला वर्टेब्रा जो है फ्रैक्चर हो गए वीकनेस की वजह से, और इसमें नीचे वाला हड्डी और यहाँ पे नीचे ऊपर हड्डी ठीक है पिछले हड्डी के, लेकिन दूर एक हड्डी जो है वो भी दब गया। तो ये कभी भी चालू रहता है, तो इसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। तो हमने अब तक देखा कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या है, कैसे डायग्नोस किए जा सकते हैं, और अब देखेंगे इसका इलाज में, ट्रीटमेंट में क्या ऑप्शंस है। दवाई के बिना ये जो है हम कैल्शियम और विटामिन डी, ये जो माना जाता है कि डाइटरी सप्लीमेंट्स, तो इनको लेते रहना है। वेट बेयरिंग एक्सरसाइजेस करते रहना है ताकि मसल स्ट्रेचिंग हो जाएगा, हड्डियों पर स्ट्रेस आता रहेगा तो नया हड्डी बनने का ये जो प्रोसेस है वो जारी रहेगा। और एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। स्मोकिंग बंद कर देना चाहिए, और अल्कोहल और कॉफी कैफीन जो है कम कर देना चाहिए। अल्कोहल तो बंद ही कर देना चाहिए। और फॉल प्रिवेंशन टेक्निक, तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जो एल्डरली पीपल है, घर में बुजुर्ग लोग, उनको गिरने का अवॉइड करने का सभी जो प्रोसेस है वो कर देना चाहिए। इनका ट्रीटमेंट का जो गोल है एक ही है कि जो हड्डी टूटे नहीं। तो हमें देखना है कि हड्डी को टूटने का कैसे कम कर सकते हैं। इसमें दो तरीके के दवाई आते हैं। एक तो एंटी रिजॉर्प्टिव, जो हड्डी को पिघलना कम कर देते हैं, वो है बिस्फोसोनेट्स, ईस्ट्रोजेंस और डेनोसोमैब। जो हड्डी को बनाता है वो अब तक एक ही दवाई है, वो है टेरिपेराटाइड। तो जो हड्डी का पिघलना, जो रिजॉर्प्शन कम करते हैं, उनमें मेन आजकल का जो दवाई है जो सबसे नया है वो है जोल्ड्रोनिक एसिड। ये जो है, जब ये जोल्ड्रोनिक एसिड इंजेक्शन या टैबलेट फॉर्म में लेते हैं, ये जाके हड्डियों में बैठ जाता है, ऑब्जॉर्ब हो जाता है। और जब ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स आके हड्डियों को पिघलाने लग जाते हैं तो ये ऑस्टियोक्लास्ट सेल में जाता है, और इसकी वजह से ऑस्टियोक्लास्ट सेल डिसॉल्व, मेल्ट हो जाते हैं। तो ये 5 मिलीग्राम एज इंजेक्शन हर साल में एक बार ये इंजेक्शन दिया जाता है। और ये इंजेक्शन देने के बाद ये माना गया है कि जो है 6.7% का इंक्रीज इन बीएमडी होता है लंबार स्पाइन पे, और 5% का इंक्रीज इन बीएमडी फेमोरल नेक लेवल पे होता है, और करीब 70% नया फ्रैक्चर की कमी हो जाती है। मतलब देयर इज रिडक्शन इन द इंसिडेंस ऑफ न्यू फ्रैक्चर, 70% इन लंबार स्पाइन एंड 40% एट फेमोरल नेक। सो इसके जोलेंटेनिक के साइड इफेक्ट्स होते हैं, थोड़ा हल्का सा बुखार जैसा लगना, और बॉडी पेन, मायालजिया, जोड़ों में दर्द होना, करीब 2-3 दिन तक हल्का सा हेडेक जैसा रहता है, और कभी हमें रीनल फंक्शन को मॉनिटर करना पड़ता है। कभी कभी कैल्शियम की कमी हाइपोकैल्शियम हो सकता है, और ऑस्टियोनेक्रोसिस ऑफ द जॉ, ये बहुत रेयर है लेकिन कभी कभी ये हो सकता है। और इसके जोल्ड्रोनिक एसिड जिनको हाइपर सेंसिटिविटी है या क्रिएटिनिन क्लियरेंस 30 ml से कम है, और जो गर्भवती महिला है, और जो नर्सिंग मदर जिनके छोटे बच्चे हैं, इनमें ये नहीं दिया जाता है। और जो जोलेंटेनिक जिस पेशेंट को देते हैं उनको साइमल्टेनियसली दूसरा बिस्फोसोनेट दवाई नहीं देना चाहिए। जो दूसरा दवाई बहुत इफेक्टिव दवाई है वो है टेरिपेराटाइड। ये पैराथर्मोन का एनालॉग है। ये हर रोज सुबह जैसे इंसुलिन से इंजेक्शन देते हैं, वैसे सबक्यूटेनियस इंजेक्शन में 20 माइक्रोग्राम्स का प्री फिल्ड डोजीमीटर पेन आता है, तो उससे लिया जाता है। यूजुअली हम मानते हैं कि जो ये पैराथर्मोन है, ये हड्डी से कैल्शियम निकालने की काम करता है नॉर्मल पर्सन्स में, लेकिन अब यही टेरिपेराटाइड पैराथर्मोन का एनालॉग है जो हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट करने में मदद कर रहा है।
ये इसलिए होता है कि ये माना गया है कि जब ये टेरीपैराटाइड को सुबह एक इंजेक्शन, हर रोज सुबह एक इंजेक्शन देते हैं तो इसको बोलते हैं पल्सटाइल डोजिंग। तो एक पल्सटाइल डोजिंग अर्ली मॉर्निंग जब इंजेक्शन देते हैं, इसका डोज सडन पीक में ऊपर जाके नीचे आता है, उस टाइम पे ये ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करता है और नया हड्डी बनने में मदद करता है। इसी एक फिनोमेना पे ये जो है टेरीपैराटाइड को थेरापेटिकली यूज किया जा रहा है। और टेरीपैराटाइड देते वक्त हमको सीरम कैल्शियम और पैराथर्मोन का मॉनिटर करना पड़ता है। ड्यूरिंग जब ट्रीटमेंट चल रहा है, इंजेक्शन एक बार शुरू किए तो सीरम कैल्शियम, यूरिनरी कैल्शियम और सीरम यूरिक एसिड का मॉनिटर करते रहना चाहिए। और इसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस में है जो भी, अगर कोई भी कैंसर है उनको स्केलेटल मैलिग्नेंसीज या प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म है, ऑलरेडी उनका है पैराथायराइड हार्मोन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है, हाइपर कैल्शियूरिया, और बच्चे लोगों में जहाँ पे हड्डी का बढ़ने का प्रोसेस चालू रहता है, और जो प्रियर रेडियोथेरेपी लिए हैं किसी भी बीमारी के लिए, उनको ये टेरीपैराटाइड नहीं दिया जाता। ये बताया जाता है कि टेरीपैराटाइड में कभी कभी ऑस्टियोसार्कोमा होने का चांस रहता है। ये देखा गया है ऑस्टियोसार्कोमा हो सकता है, लेकिन ये हुआ था मेल और फीमेल रैट्स में, चूहों में, वो भी कब 3 से 60 गुना ज्यादा ड्रग देने पर, जो हम 20 माइक्रोग्राम आदमियों में देते हैं उससे भी 3 से 60 गुना ज्यादा देने पर चूहों पे हुआ था। तो ये माना जाता है कि रिस्क है, लेकिन रिस्क उतना ज्यादा नहीं है। तो पेशेंट को हम बेनिफिट्स और रिस्क दोनों समझ के हमें डिसाइड करना है कि ये हाई रिस्क पेशेंट है कि लो रिस्क पेशेंट है, इसमें दे सकते हैं। और एक नया ड्रग है जो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, वो है डेनुसोमैब। ये ह्यूमन मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है जो रैंक लिगैंड को इनएक्टिवेट कर देता है। ये एक इंजेक्शन 60 मिलीग्राम का सबक्यूटेनियस हर 6 महीने पे देना होता है। और इसके साथ हमें बहुत कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट्स देना भी बहुत जरूरी है। करीब 2 हफ्ते से 1 महीना पहले हम कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट शुरू कर सकते हैं, उसके बाद ये इंजेक्शन दे सकते हैं, क्योंकि इसके देने के बाद सडन कैल्शियम की कमी होने का संभावना है। इसका कॉमन साइड इफेक्ट्स होते हैं बैक पेन, एक्सट्रीमिटी पेन, मस्कुलोस्केलेटल पेन, हाइपर कोलेस्टेरोलेमिया, सिस्टाइटिस, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, आई डोंट नो न्यू मैलिग्नेंसीज मैंने ज्यादा इसमें देखा नहीं है, क्या हो सकते हैं, सायाटिका, बोन पेन, अनेमिया, अब्डोमिनल पेन, रैश, टायर्डनेस, वीकनेस, हेडेक, ऐसे नॉर्मल जो जनरलाइज्ड सिम्पटम्स है ये रह सकते हैं 2 से 3 दिन तक। जैसे मैंने बोला हाइपोकैल्सियम में इसका साइड इफेक्ट है, और मार्क्ड एलिवेशन इन पीटीएच इन पेशेंट्स विद सीवियर रीनल इंपेयरमेंट एंड और रिसीविंग डायलिसिस में होता है। लेकिन एक चीज जानना बहुत जरूरी है कि अगर ये डिसकंटिन्यू करेंगे उसके बाद तुरंत मल्टीपल वर्टिब्रल फ्रैक्चर्स होने का चांस रहता है, क्योंकि एकदम ऑस्टियोक्लास्ट जो इनएक्टिवेट थे, जो नए ऑस्टियोक्लास्ट आएंगे वो एक्टिवेट हो जाएंगे और हड्डी को पिघलना शुरू करेंगे। तो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये जो रेड ग्राफ है ये जो है डेनुसोमैब का है। तो जैसे ही शुरू किया तो इसका बीएमडी बढ़ रहा है, लेकिन एक बार जब बंद करेंगे तो तुरंत बीएमडी गिर जाएगा। तो इस टाइम पे यहाँ पे 36 मंथ्स पे यहाँ पे फ्रैक्चर होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है। तो लेकिन हम देख सकते हैं कि बिस्फॉस्फोनेट्स, अल्वेंडोनेट जो येलो लाइन है, वो एक बार जो बीएमडी को ज्यादा बढ़ाएगा, लेकिन उसके बाद रेसिडुअल इफेक्ट रहता है, बहुत दिन तक वो मेंटेन रहेगा। लेकिन डेनुसोमैब में वैसा नहीं रहता है। डेनुसोमैब बंद करने से पहले हमें दूसरा बिस्फॉस्फोनेट्स या टेरीपैराटाइड दवाई को शुरू करना बहुत जरूरी होता है। ये 2 नए ड्रग्स हैं अभी ट्रायल्स में जो चल रहे हैं। स्क्लेरोस्टिन इज द साइटोकाइन इन बॉडी विच इनहिबिट्स बोन फॉर्मेशन। तो रोमोसोजुमैब ये जो है ये बनाया जा रहा है ये टू इनहिबिट द सिक्रेटेड प्रोटीन स्क्लेरोस्टिन। तो स्क्लेरोस्टिन बोन फॉर्मेशन को इनहिबिट करता है, तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी स्क्लेरोस्टिन को इनएक्टिवेट करने के लिए है। और अबोलापैराटाइड इट इज ए लैब मेड कॉपी ऑफ पार्ट ऑफ ह्यूमन पैराथायराइड हार्मोन, विच पैराथार्मोन रिलेटेड प्रोटीन का एनालॉग है जो भी टेस्ट किया जा रहा है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि कौन सा ड्रग कहाँ पे एक्ट करता है।
मेनली जो हम बोल रहे थे डेनुसमैब जो है ये पर्पल कलर का एरो है जो त्रिशूल जैसा है। तो ये रैंक लिगैंड होता है जो ऑस्टियोब्लास्ट पे प्रोडक्शन होके ब्लड में आता है और जाके बैठता है यहाँ पे ऑस्टियोक्लास्ट पे। जैसे ही ये प्रिकर्सर ऑस्टियोक्लास्ट पे बैठेगा तो ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिवेट होके यहाँ पे आके इसको ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी शुरू करता है। तो डेनुसमैब क्या करते हैं, जैसे ही हम डेनुसमैब इंजेक्शन देंगे ये डेनुसमैब ब्लड में जाएगा और रैंक लिगैंड को इनएक्टिवेट करेगा। जैसे रैंक लिगैंड को ये पूरा इनएक्टिवेट कर देता है तो यहाँ पे प्रिकर्सर ऑस्टियोक्लास्ट को कोई स्टिमुलस नहीं मिलता कि ताकि यहाँ पे बड़ा ऑस्टियोक्लास्ट बन के बोन को रिजॉर्ब करे। तो ये पूरा के पूरा ऑस्टियोक्लास्ट को इनएक्टिवेट कर देता है तो जो बोन रिजॉर्प्शन जो है एकदम स्टॉप हो जाता है, ऑलमोस्ट कम्स टू 0। तो बिसफॉस्फोनेट्स हम देख सकते हैं जो रेड डॉट्स हैं वो बोन में इनकॉर्पोरेट हो गए, नीचे जाके जो बिसफॉस्फोनेट्स हैं कैल्शियम के साथ बोन में इनकॉर्पोरेट होते हैं। जब ऑस्टियोक्लास्ट आके बोन को खाने लग जाता है तो ये बिसफॉस्फोनेट्स ऑस्टियोक्लास्ट की बॉडी में जाएगा। फिर उसके बाद अपोप्टोसिस बोलते हैं, अपोप्टोसिस इज प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो अपने आप को जो है सेल डेथ हो जाएगा और ऑस्टियोक्लास्ट मर जाएगा। ईस्ट्रोजन जो है, ईस्ट्रोजन भी मेनली वो जो है ऑस्टियोक्लास्ट को ही स्टिमुलेट करने इनहिबिट करते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है। और टेरिपेराटाइड एक ही चीज है जो ऑस्टियोब्लास्ट को स्टिमुलेट करेगा और नया हड्डी बनने में हेल्प करेगा। सो ये जो है एक लिस्ट है, बड़ा लिस्ट जो दवाई है आजकल प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ द ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें पहला वाला है ईस्ट्रोजन जो रूटीनली यूज नहीं करते हैं, प्रोलॉक्सिफिन, लेकिन दिया जा सकता है। इसमें मेनली यूज होता है पोस्ट मेनोपॉजल ऑस्टियोपोरोसिस में। इसको प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट में दोनों में यूज किया जा सकता है, 60 मिलीग्राम पर ओरल पर डे। फिर उसके बाद आते हैं बिसफॉस्फोनेट्स, इबानड्रोनेट, अलेंड्रोनेट, रेसिड्रोनेट और जोल्डोनिक एसिड। तो ये दोनों दो बिसफॉस्फोनेट्स हमने देखा, ये ऑस्टियोक्लास्ट को अपोप्टोसिस कर देते हैं। तो इसमें नया जो है जोल्डोनिक एसिड है जो इंजेक्शन हर साल में एक बार ही देना होता है और इसका साइड इफेक्ट्स भी बहुत कम होते हैं। और उसके साथ स्ट्रॉन्सियम ग्रैनुलेट, ये एक दवाई है जो पर ओरल या एफारोसन टैबलेट लेना होता है, लेकिन रूटीनली हम यूज नहीं कर सकते, लेकिन ये भी बहुत अच्छा रिजल्ट है, इसको भी दे सकते हैं। और टेरिपेराटाइड 20 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए भी दे सकते। और लास्ट दवाई है जो डेनुसमैब है। ये एक चार्ट है, इसमें हम देख सकते हैं कि ये दवाई का असर कहाँ पे होता है, वर्टिब्रा पे होता है, नॉन वर्टिब्रल रीजन पे होता है या हिप रीजन पे होता है। तो हम देख सकते हैं कि अलेंड्रोनेट, रेसिड्रोनेट, जोलेंड्रोनिक एसिड, डेनुसमैब, इबानड्रोनेट, टेरिपेराटाइड सब है। लेकिन जब इफेक्ट में आते हैं तो हम देख सकते हैं कि पहले के 4 दवाई तीनों जगह पे अच्छे काम करते हैं, हेल्प करते हैं, लेकिन टेरिपेराटाइड वर्टिब्रल और नॉन वर्टिब्रल फ्रैक्चर रिड्यूस करने में हेल्प करता है, लेकिन हिप पे इसका कोई असर नहीं होता है। लेकिन डेनुसमैब जैसे हम देख सकते हैं तीनों जगह पे अच्छा असर करता है। आजकल का नया चीज है ये कॉम्बिनेशन थेरेपी और सीक्वेंशियल थेरेपी, जैसे भरत सर बोलते हैं कि हम 1 या 2 दवाई शुरू कर सकते हैं साथ साथ में, ताकि इफेक्ट एडिटिव रहेगा, और उसके बाद स्विच कर सकते हैं 2-3 साल के बाद दूसरे दवाई पे, और वो दवाई 2-3 साल के लिए देना है और फिर स्विच कर सकते हैं। इन दोनों के बीच में हर ड्रग का एक ड्रग हॉलिडे होता है। ये माना जाता है कि कोई भी दवाई 2-3 साल देने के बाद उसमें 1 या 2 साल का रेस्ट देना चाहिए, दूसरे दवाई को शिफ्ट हो जाना चाहिए, फिर वापस आके वो दवाई दे सकते हैं। सो लास्ट में हम ये मान सकते हैं कि ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर जो है ये बहुत सब्सटेंशियल बर्डन करता है मॉर्बिडिटी और मॉर्टेलिटी पे, कोई भी पर्सन पे, और ये प्रिवेंट करने वाली बीमारी है। हाई रिस्क इंडिविजुअल को हम आइडेंटिफाई करके इन्वेस्टिगेट करके डायग्नोस करके अच्छी इलाज देंगे तो ये जो फ्रैक्चर होते हैं ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। अच्छे ड्रग्स हैं एंटी रिजॉर्प्टिव और एनाबॉलिक ड्रग्स, और कॉम्बिनेशन थेरेपी देने से ये बहुत अच्छी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस को हम रोक सकते हैं। सो फिर हम वहीं पे आ गए कि लव मी और हेट मी बट थिंक अबाउट मी, रिमेम्बर मी। माय डॉटर वाज रीडिंग 2-3 टाइम्स दिस वन, उसको बहुत अच्छा लगा, बोल रही थी। तो मैंने बोला सर बोलते हैं बेटे आप डिसाइड करो कि શું કરવાનું છે,
તમે કે ઓસ્ટિયોપોરોસિસ ને કે પ્રેમ કરવાનો છે કે તિરસ્કાર કરવાનો છે, પણ ધ્યાનમાં રાખવા બહુ જરૂરી છે. થેન્ક યુ.